एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। दक्षिण कोरियाई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ को टाल दिया है। भारतीय शेयर मार्केट में अस्थिरता के बीच कंपनी ने आईपीओ के प्लान पर पॉज लगा दिया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने इस संबंध में डिटेल्स पब्लिश की हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने एडवाइजर से कहा कि वो अपनी भारतीय यूनिट के आईपीओ के प्लान को स्थगित कर सकती है। बाजार की स्थिति बेहतर होने के बाद कंपनी एक बार फिर से आईपीओ के प्लान पर काम कर सकती है। आपको बता दें कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के एक अधिकारी ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया था कि आईपीओ का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कंपनी ने आईपीओ के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहले ही रोड शो आयोजित किए हैं। इसे इस साल मार्च में एलजी इंडिया को आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी थी। कंपनी का लक्ष्य पब्लिक इश्यू के जरिए लगभग 15 अरब डॉलर की रकम जुटाना था। इसमें ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस भी शामिल है। उम्मीद जताई जा रही थी कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ 2025 में भारत का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर साबित हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये अभी पॉज पर है। अब देखना होगा कि कब ये आईपीओ आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी पर अगर कोडेड कलर स्टिकर नहीं लगवाया है और आप दिल्ली में रहते हैं तो ये आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग अब इस पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। दिल्ली के सभी वाहन चालकों को अपने व्हीकल पर कलर कोडेड रंगीन स्टिकर लगवाना अनिवार्य है। ये स्टिकर आपकी गाड़ी किस ईंधन पर चल रही है ये बताता है। इसका पालन नहीं करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना आपको देना होगा। इसके साथ ही पीयूसी सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा। दरअसल ये नियम 2012-13 में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ आया था। अब दिल्ली परिवहन विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी गाड़ी पर ये कलर स्टिकर नहीं लगा होगा तो मोटर अधिनियम के सेक्शन 192(1) के तहत कार्रवाई होगी। ये कलर कोडेड रंगीन स्टिकर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रदूषण नियंत्रण करने वाली एजेंसियों की मदद करता है। इससे ट्रैफिक पुलिस को पता चलता है कि वाहन किस ईंधन से चल रहा है, जिससे वो शहर में प्रदूषण ज्यादा होने पर उन वाहनों को रोक सके। ये स्टिकर शहर में प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की मांग बढ़ने से बुधवार को यानी कि आज रुपए में 25 पैसे की कमजोरी आई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे की गिरावट के साथ 85.44 पर बंद हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि रुपए में कमजोरी के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि एक बड़ा कारण है। इसके अलावा अमेरिकी मुद्रा डॉलर को लेकर भारतीय आयातकों की बढ़ती मांग ने भी रुपए को कमजोर किया है। हालांकि सकारात्मक घरेलू बाजारों, कमजोर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स और विदेशी निवेशकों के प्रवाह ने रुपए को निचले स्तर पर सहारा दिया। फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के बाद भी रुपया कमजोर हुआ है, क्योंकि डॉलर की घरेलू मांग बढ़ गई है। खासतौर पर भारतीय आयातकों की तरफ से महीने के आखिर में ये मांग बढ़ती है। इसके अलावा रुपए की तुलना में डॉलर में सुधार के पीछे चीन के खिलाफ जारी टैरिफ वॉर को लेकर ट्रंप का बदला हुआ रुख भी है। बुधवार को इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज पर भारतीय रुपए की ओपनिंग 85.24 पर हुई। इसके बाद 85.52 के इंट्राडे लो और 85.44 के इंट्राडे हाई के बीच कारोबार करते हुए दिन के आखिर में 24 पैसे की कमजोरी के साथ 85.44 पर रुपया बंद हुआ। इससे पहले मंगलवार को 4 पैसे की कमजोरी के साथ 85.19 पर रुपया बंद हुआ था। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को साल 2025 की पहली तिमाही में बड़ा झटका लगा है। कंपनी ने इस तिमाही में सिर्फ $409 मिलियन का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 71% कम है। साल 2024 की पहली तिमाही में कंपनी को $1.39 अरब का फायदा हुआ था। इतना ही नहीं, प्रति शेयर मुनाफा भी सिर्फ 12 सेंट रहा, जो अनुमान से काफी कम है। ये परफॉर्मेंस के बाद कंपनी ने 2025 के लिए तय किए गए प्रॉफिट और ग्रोथ टारगेट को हटा लिया है। जनवरी से मार्च के बीच टेस्ला की आय में भी 9% की गिरावट आई है और ये घटकर $19.3 बिलियन रह गई। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की राजनीतिक सक्रियता, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका जुड़ाव
कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वजह से कंज्यूमर और निवेशकों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। साथ ही बढ़ती कंपटीशन और मॉडल वाई के धीमे अपडेट भी कंपनी की गिरती स्थिति के पीछे कारण बताए जा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि 1 लाख का रिकॉर्ड हाई टच करने के बाद आज सोने के क्या हाल है। तो बुधवार को रिकॉर्ड हाई से 3% की गिरावट सोने में देखने को मिली। अक्षय तृतीया 2025 से महज 7 दिन पहले सोने के भाव में आई ये गिरावट उन अनुमानों के प्रति उम्मीद बढ़ाने वाली है जिनके मुताबिक इस साल सोने का भाव 50-60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में लौटने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि सराफा बाजार में आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 2,750 रुपए गिरकर 93,050 रुपए पर पहुंच गया। इसके अलावा 22 कैरेट प्रति 100 ग्राम गोल्ड रेट 27,500 रुपए की गिरावट के साथ 9,03,000 रुपए पर आ गया। आपको बता दें कि इससे पहले यानी 22 अप्रैल को सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का रेट बढ़ा था और कीमत 93,050 रुपए पर आ गई थी। इसके अलावा 22 कैरेट प्रति 100 ग्राम गोल्ड का जो दाम है वो 9,30,500 रुपए पर था। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को सराफा बाजार में 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 3,000 रुपए गिरकर 98,500 रुपए पर आ गई थी और उससे पहले 22 अप्रैल को 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,01,500 रुपए पर चली गई थी और 24 कैरेट प्रति 100 ग्राम सोने का भाव अगर आपको बताएं तो 30,000 रुपए गिरकर 9,85,000 रुपए पर है। इसके अलावा 22 अप्रैल को 10,15,000 रुपए पर ये जो था वो प्रति ग्राम के हिसाब से था। और अगर हम चांदी की तरफ बढ़े तो चांदी 23 अप्रैल को यानी आज 10 ग्राम चांदी का भाव 1,010 रुपए पर है। इसके अलावा 100 ग्राम सिल्वर प्राइस 1,100 रुपए पर आ गया है और 1 किलोग्राम चांदी का अगर मैं आपको भाव बताऊं तो ये 1,01,000 रुपए पर आ गया है। चलिए सोने और चांदी के भाव के बाद अब बढ़ते हैं जरा शेयर बाजार की तरफ कि शेयर बाजार का क्या हाल है। तो सेंसेक्स बुधवार यानी आज 23 अप्रैल को 80,142.09 अंक पर ओपन हुआ। इसके बाद 79,506.90 अंक के इंट्राडे लो और 80,254.55 अंक के इंट्राडे हाई के बीच कारोबार इसने किया। दिन के आखिर में सेंसेक्स 0.65% तेजी के साथ 520.90 अंक उछलकर 80,116.49 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स में लिस्टेड 30 में से 24 स्टॉक में तेजी का रुख रहा। HCL इस दौरान 7.72% की तेजी के साथ टॉप गेनर स्टॉक रहा। वहीं कोटक बैंक 2.07% गिरावट के साथ टॉप लूजर स्टॉक बना। सेंसेक्स की तरह निफ्टी में भी लगातार तेजी का रुख रहा। बुधवार को निफ्टी 24,357.60 अंक पर ओपन हुआ। इसके बाद 24,119.95 अंक के इंट्राडे लो और 24,359.30 अंक के इंट्राडे हाई के बीच कारोबार इसने किया। दिन के आखिर में निफ्टी 0.67% की तेजी के साथ 161.70 अंक बढ़कर 24,328.95 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी के 50 में से 12 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए। वहीं सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी में भी HCL टॉप गेनर रहा जबकि HDFC बैंक 2.09% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। चलिए अब एक नजर डालते हैं टेक सेक्टर की अपडेट्स पर। भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक बड़ी उथल-पुथल नजर आई, जहां कुछ कंपनियों की शिपमेंट में गिरावट आई तो किसी कंपनी ने सभी को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। एनालिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग और शाओमी की शिपमेंट में गिरावट दर्ज की गई, जबकि इस मामले में चीनी कंपनी वीवो ने बाजी मारी। भारतीय स्मार्टफोन बाजार में साल 2025 की पहली तिमाही में उतार चढ़ाव जारी रहा, जो साल दर साल 8% घटकर 3.24 करोड़ यूनिट रह गया। इस गिरावट का सबसे ज्यादा असर चीनी ब्रांड शाओमी और साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग के ऊपर देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के वीवो ब्रांड का 22% का मार्केट शेयर रहा और उसने करीब 70 लाख यूनिट को शिपमेंट किया। पहले क्वार्टर में ये कंपनी पहले स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर सैमसंग ब्रांड रहा। सैमसंग के शिपमेंट में भी गिरावट दर्ज की गई, जो 23% की गिरावट है। सैमसंग का मार्केट शेयर 19% से घटकर 16% पर आ गया। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और देते हैं आपको ऑटो सेक्टर का हाल। मारुति सुजुकी देश की सबसे लोकप्रिय कार निर्माता कंपनी है। जब भी कार खरीदने की बात आती है तो ज्यादातर लोग मारुति सुजुकी की कार को खरीदना पसंद करते हैं।
मारुति सुजुकी की तरफ से अलग अलग सेगमेंट में कई तरह की कारें पेश की जाती है। अब कंपनी जल्द ही अपनी पहली ईवी भी लॉन्च करने वाली है। जनवरी में हुए ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी ने अपनी पहली ईवी ई विटारो को पेश किया था। आने वाले कुछ ही हफ्तों में अब मारुति सुजुकी अपनी ईवी को लॉन्च करने वाली है। मारुति सुजुकी अपनी इस ईवी पर इंग्लैंड, आयरलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूरे 10 साल तक की वारंटी देने वाली है। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर मारुति सुजुकी यूरोपीय बाजारों में अपनी कारों पर 3 या 6 साल तक की वारंटी देती है, लेकिन कंपनी अपनी पहली ईवी पर 10 साल तक की वारंटी देगी। मारुति सुजुकी की तरफ से अभी ई विटारा की कीमतों के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मार्केट में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार की शुरुआती एक शोरूम कीमत 18 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत 24 लाख रुपए तक जा सकती है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी अपडेट्स। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।